नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऑल पे प्रेस करना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। क्योंकि मैं प्रैक्टिस वीडियो के अलावा भी कोर्स वीडियोज़ और NCERT के क्वेश्चंस भी NCERT के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड करती रहती हूँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रदर्शन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है। तो कौन सा उपागम जो है राज्य को क्या मानता है? विधि का निर्माण करने वाला और प्रदर्शन करने वाला संगठन मानता है। इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन का मूल पॉइंट पकड़ना होता है सबसे पहले कि पूछ क्या रहा है। तो ऐतिहासिक उपागम ऐसा मानता है, या तुलनात्मक, या विधिक संस्थागत, या विधिक संस्थागत मानता है ऐसा, या राजनीतिक अर्थ व्यवस्था उपागम। तो यदि हम बात करें कि कौन सा संविधान राज्य को सिर्फ विधि निर्माण और उसको लागू करने लागू करने वाला संगठन मानता है, तो वो हो जाएगा विधिक संस्थागत उपागम। इसको कानूनी पद्धति या उपागम भी बोलते हैं। कानूनी उपागम भी बोलते हैं। उपागम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लीगल और जुडिशियल मेथड बोल देते हैं। लीगल और जुडिशियल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है जो बिलोवी डिग्विड ये हैं, कौन है? बिलोवी डिग्विड, ये क्या कहते हैं? ये सभी विश्लेषणवादी हैं। ये विश्लेषणवादी हैं और ये क्या मानते हैं कि राज्य जो है, राज्य का कार्य सिर्फ क्या काम है? कानून बनाना और लागू करना। कानून बनाना और लागू करना, दो काम मानते हैं। और इन्हें सामाजिक आर्थिक शक्तियों को जो है, इन्होंने क्या किया कि सामाजिक एवं आर्थिक जो ज़रूरतें हैं, जो शक्तियां हैं राज्य की, सामाजिक आर्थिक शक्तियां, इन सबको भुला दिया है। तो ये जो है विलोवी डिग्विड, ये जो विश्लेषणवादी हैं, ये ऐसा मानते हैं कि राज्य का काम सिर्फ कानून बनाना है और उसको लागू करना है। दो ही काम राज्य के हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विधिक एवं संस्थागत उपागम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है? एक अवयव संस्थान है, या एक वर्ग है, या एक यंत्र है, या एक सुरक्षा कंपनी है। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, ये राज्य को एक यंत्र की तरह मानता है, ये यंत्र की तरह मानता है। और इसने क्या है कि इसने ये कल्पना की है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों से मिलकर सबके हित साधन के उद्देश्य से किया गया है कि सबका हित जो है पूर्ण हो सके। अतः सामाजिक समझौते को एक जो है सामाजिक समझौते के अनुसार राज्य क्या है? एक यंत्र है, कि एक यंत्र की तरह काम करेगा। जैसे एक यंत्र से लोगों की ज़रूरतें, हित साधे जाते हैं, पूरे किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य से भी जो है लोगों के हित पूर्ण किए जाते हैं। अतः राज्य एक यंत्र है, एक यंत्र के रूप में माना इन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं? कौन है? बोदा है, लॉक है, रूसो है, या ऑस्टिन है? तो यहाँ पर वैसे हम देखें तो बोदा जो है सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना को अवधारणा को बोदा ने जो है प्रतिपादित किया था। लेकिन जॉन ऑस्टिन जो थे, इन्होंने संप्रभुता की बहुत ही विस्तृत एवं जो है एक वैधानिक इसकी जो है सर्वोत्तम व्याख्या की है। किसने? जो ये जॉन ऑस्टिन थे, इन्होंने। और इन्होंने, इनकी बुक कौन सी है, किस बुक में इन्होंने किया था? द प्रोविंस
द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये इनकी जो है बुक है। और इसी में इन्होंने जो है अपने संप्रभुता संबंधी जो है इन्होंने विचार दिए। ये प्रकाशित कब होती है ये बुक? 1832 में ये जो है प्रकाशित होती है। और इसमें जो है इन्होंने संप्रभुता की सर्वोत्तम व्याख्या इन्होंने की है जो है जॉन ऑस्टिन ने। अगर हम रूसो की बात करें तो ये सामान्य इच्छा की बात करते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया है? सामान्य इच्छा की बात की है। और क्या कहते हैं ये, इनकी फेमस बुक देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी में ये सामान्य इच्छा का इन्होंने विचार दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इनकी बुक है। और ये जो है इन्होंने क्या है, ये प्रकृति प्रेमी थे और जो नौ मार्क्सवादी थे, प्रकृति प्रेमी विचारक थे ये। और नौ मार्क्सवादी भी क्या थे? नौ मार्क्सवादी भी प्रकृति प्रेमी थे। तो ये नौ मार्क्सवादियों के क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। प्रेरणा स्रोत कौन थे? रूसो थे। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका कि नौ मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इनके प्रेरणा स्रोत ये रूसो थे। लॉक की बात करें हम तो इनकी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने 2 भागों में प्रतिपादित किया है। एक भाग में जो है रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। दूसरे पार्ट में इन्होंने जो है हॉब्स के कुल राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र जो है हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन किया है। और इसी में बी पार्ट में ही अपने जो है राजनीतिक विचार दिए हैं इन्होंने। लॉक महोदय ने राजनीतिक विचार इसी बी पार्ट की बुक में दिए हैं। पहले हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन करके अपने राजनीतिक विचार इसी बी में ही दिए हैं इन्होंने। जबकि ए में जो है रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। अगर हम बोधा की बात करें तो 6 बुक्स, तो इनकी बुक है 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक ये इनकी पुस्तक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए थे। और ये आती कब है? 1576 में 1576 में ये लिखी जाती है। तो ये जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम संप्रभुता का विचार दिया था। उसके बाद ये, लेकिन इसके जनक के रूप में ऑस्टिन माने जाते हैं, क्योंकि ऑस्टिन ने जो है इसकी जो है सर्वोत्तम व्याख्या की है। तो अभी देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की प्राप्ति है? तो मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की प्राप्ति है, ऐसा कौन सा सिद्धांत मानता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत मानता है? तो जो ये ऐतिहासिक सिद्धांत है ये सबसे ज़्यादा जो है वैज्ञानिक है, इसको सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक माना गया है। और ये कहता है कि राज्य जो है कोई ऐसा संघ नहीं था जो 1-2 दिन में बन गया, अपितु इसके जो है उत्पन्न होने में हजारों वर्षों का समय लगा होगा। और जैसे जैसे समाज की सभ्यता बढ़ती गई, सभ्य समाज के साथ साथ क्या होता गया, समाज जटिल होता चला गया। और इस कारण एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई और एक ऐसे संगठन का जो है राज्य जैसे संगठन का निर्माण हुआ, जो कि सभी व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा कर सके। तो ये इनका
ये ऐतिहासिक सिद्धांत है जो कहता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की प्राप्ति है, और ये मानता है कि शक्ति के सिद्धांत का भी योगदान है इसमें, और जो है सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का भी योगदान है इसमें, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का भी योगदान है। सभी चीज़ों का मतलब जितने भी सिद्धांत हैं इनका योगदान है, और जो लंबे समय तक विकास की प्रक्रिया चलती रही उसके दौरान जो है जाकर के अब जो है राज्य का जन्म हुआ। इसलिए जो है ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो है वैज्ञानिक और सही माना गया है, सैद्धांतिक यही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता सरकार में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता नागरिकों में निवास करती है और जो है उसी के सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। तो अगर हम देखें कि संप्रभुता जो है, प्रभुसत्ता या संप्रभुता एक ही बात है, ये तो राज्य का अनिवार्य लक्षण है। राज्य के लक्षण कितने होते हैं? अगर हम राज्य के तत्वों की बात करें तो 4 तत्व होते हैं। कितने होते? 4 होते हैं। पहला जो है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा क्या है? सरकार, चौथा संप्रभुता। ये इनके 4 जो हैं तत्व होते हैं, और संप्रभुता को प्राण तत्व माना गया है। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना गया है। किसको? संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व माना गया है। और जो है कुछ विचारक जो हैं भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं, जिसमें सीले और ये दिग्वी ये सारे जो हैं नहीं मानते हैं कि बिलोबी ये सब नहीं मानते हैं कि भूभाग जो है राज्य का आवश्यक तत्व है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अपना जो है संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यानी कि संप्रभुता राज्य में निवास करती है और जो राज्य का एजेंट होता है, चाहे सरकार हो, चाहे राजा हो, या कोई संस्था हो, या कोई भी हो, तो उसी के द्वारा जो उसका एजेंट होता है उसी के द्वारा जो है प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह या किसका कथन है? वुड्रो विल्सन का, पार्कर का, ब्लंटसली का या लॉर्ड जाइम का? ये कथन जो है किसका है? तो जो है ये कथन ब्लंटसली से रिलेटेड है, क्योंकि आधुनिक काल में जो है राज्य संबंधी परिभाषाओं में ब्लंटसली की परिभाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। और ये कहते हैं किसी निश्चित भूमि प्रदेश के निवासियों का अपना राजनीतिक रूप में संगठन होता है, और उसी को इन्होंने राज्य बतलाया है। तो ब्लंटसली, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणी समाजवाद या फेबियनवाद? तो अगर हम बात करते हैं कि किसका जो है नहीं है, तो ये मार्क्सवाद हैं। जो मार्क्स थे ये क्या कहते थे कि इनका कोई राज्य के बारे में स्पष्ट सिद्धांत नहीं, बल्कि ये राज्य को ही मिटा देना चाहते थे, और ये आदर्श वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा। साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। ये क्या कहते थे? साम्यवाद की स्थापना होगी जब सर्वहारा द्वारा क्रांति की जाएगी। उसके बाद कुछ समय जो है समाजवाद रहेगा, वो एक ट्रांजैक्शन पीरियड होगा जिसमें कि क्रांति के तुरंत बाद साम्यवाद नहीं आएगा, वहाँ समाजवाद रहेगा जिसमें लोग क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे। उसमें जो है संसाधन, जो औद्योगिक संसाधन होंगे, उद्योग वगैरह इतने विकसित नहीं हुए होंगे, इसलिए जो जैसा काम करेगा वैसा उसको वेतन मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब सभी समाजवाद में क्या होगा? समाजवाद में होगा क्या कि सभी पूंजीपति उसमें नष्ट किए जाएंगे। जो राज्य की मशीनरी को यूज करके सर्वहारा दल क्या करेगा कि राज्य की मशीनरी को यूज करके और जो बचे हुए पूंजीपति होंगे उनको नष्ट कर देगा, और जैसे आखिरी पूंजीपति नष्ट हो जाएगा वैसे ही क्या आ जाएगा? साम्यवाद आ जाएगा।
वाद की स्थापना हो जाएगी, जो वर्ग विहीन होगा और उसमें राज्य नहीं होगा, राज्य विहीन होगा, सभी वहाँ पर बराबर होंगे। और क्या होगा, क्षमता के अनुसार कार्य होगा, क्षमता के अनुसार कार्य एवं आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। इसमें ये नहीं होगा कि किसी ने अच्छा ज़्यादा काम कर लिया लेकिन उसकी आवश्यकता कम है तो उसको कम वेतन मिलेगा, और किसी ने कम भी काम किया है और उसकी आवश्यकता अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा। ये ऐसा इन्होंने बताया है, किसने, मार्क्स ने। और श्रेणी समाजवाद के जनक, आगे ऑप्शन भी यहाँ पर सही होता है। श्रेणी समाजवाद को देख लेते हैं। GDH कोल हैं, GDH, कहीं और देखते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं। GDH कोल हैं इसके, GDH कोल हैं इसके जनक। और जो है इन्होंने क्या किया है कि आर्थिक संसद की बात की है कि क्या बोला था इन्होंने कि राजनीतिक संसद के साथ साथ जो है आर्थिक संसद भी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने माना है। और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात की है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात इन्होंने की है ये। और फेबियनवाद की बात करें तो फेबियनवाद के जनक कौन हैं, यहाँ देख लेते हैं। इनके जनक हैं सिडनी वेब इसके जो हैं जनक हैं। और इसके अगर हम समर्थक की बात करें तो सिडनी ओलिवर, ग्राहम वॉलेस, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, एनी बेसेंट, ये सभी जो हैं इसके समर्थक हैं। अगर हम जो है इसकी बात करें, श्रमिक संघवाद की बात करते हैं तो इसके कौन है, श्रमिक संघवाद के हैं जॉर्ज सोरेल इसके जो हैं जनक हैं। और ठीक है, इसके जॉर्ज सोरेल जनक हो गए। और यहाँ व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक कौन हैं, GDH कोल इसके भी जनक हैं, और साथ में श्रेणी समाजवाद के भी जनक हैं। और इनका जो है प्रजातांत्रिक जो है औद्योगिक प्रजातंत्र, इनका जो है मेन मुद्दा है। श्रेणी समाजवाद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। श्रेणी समाजवाद का जो है औद्योगिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवाद की विशेषता है। ये प्रमुख, अगर कहते हैं केंद्र बिंदु क्या है इस जो है इस सिद्धांत का, श्रेणी समाजवाद का केंद्र बिंदु क्या है, तो ये है कि औद्योगिक प्रजातंत्र इसकी विशेषता है। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और इनकी बुक जो GDH कोल की बुक, किसमें इन्होंने अपने विचार, आर्थिक संसद के विचार किसमें दिया है, तो इनकी बुक है सेल्फ गवर्नमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है श्रेणी समाजवाद, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये इनकी जो है सेल्फ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है, GDH कोल की है पुस्तक। और GDH कोल आर्थिक संसद की बात करते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जनक हैं, और औद्योगिक प्रजातंत्र श्रेणी समाजवाद की विशेषता है। चलते हैं, देखते हैं अगला। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है, कार्यपालिका की शक्तियाँ, या शासक एवं शासित के बीच संबंध, या सरकार को विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, तो या उपरोक्त सभी। तो संविधान के द्वारा सारी चीज़ें दी जाती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ भी सुनिश्चित की जाती हैं, शासक एवं शासित के बीच में कैसे संबंध होंगे, तो क्या क्या अधिकार जो है शासित को दिए जाएंगे, और जो शासित होंगे वो किस तरह से सरकार को मतलब सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनको नियुक्त करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं।
प्लस सरकार को विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध ये भी दिया जाता है कि विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं उनके बीच में समन्वय कैसा होगा, उनकी शक्तियां कैसे जो हैं बटेंगी, या उनके बीच में उनके क्षेत्राधिकार क्या हैं, जो भी है तो ये सब भी दिया जाता है। उनकी संरचना कैसी होगी, संस्थाओं की संगठन उनके कैसे बनाए जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आगे देखते हैं, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? जॉर्ज केटलिन ने, एच.जे. लास्की ने, या वाल्टर लिपमैन ने, या एच. क्रेच ने, क्रेब ने किसने किया है ये कि संप्रभुता मूलतः क्या है, संकट का सिद्धांत है, ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं प्रोफेसर लास्की, जो ये एच.जे. लास्की हैं। इन्होंने कहा है कि जो है संप्रभुता क्या है, मूलतः संकट का सिद्धांत है, ऐसा है बोला इन्होंने। इनकी बुक हम देखें तो ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी जो है पुस्तक है। और इन्होंने क्या किया है कि एकलवादी संप्रभुता की इन्होंने कठोर निंदा की है और ये बताने का प्रयास किया है कि एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत 20वीं शताब्दी की जो परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए एक विनाशकारी सिद्धांत है। क्योंकि जो ऐसे में क्या होता है, सभी को जब प्रजातंत्र है और सभी संघों को शक्तियां दी जाएंगी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, सभी संघों का जो है अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा, तभी जाके है प्रजातंत्र अच्छे से चलेगा और एक शांतिपूर्वक समाज की स्थापना हो सकेगी, ऐसा इनका मानना है। और जबकि जो है ये संप्रभुता क्या करेगी, संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित होती है, पूरी सत्ता केंद्रीकृत होती, तो ऐसे में वहाँ पे संघर्ष होंगे, और तो इसको इन्होंने एक विनाशकारी सिद्धांत इसलिए कहा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से लास्की ने एकलवादी संप्रभुता को जिस हद तक ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम माना है, इन्होंने बोला है कि जो उस समय की ऐतिहासिक व्यवस्थाएं कुछ रही होंगी, जबकि ये जो एकलवादी संप्रभुता उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए, यानी कि 20वीं शताब्दी की प्रजातांत्रिक परिस्थितियों को देखते हुए ये एक विनाशकारी सिद्धांत है, इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है। उस समय जब ये बुद्धा वगैरह ने बनाया था तो ये धर्म युद्ध वगैरह चल रहे थे और चर्च और राजा के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो उस समय क्या है, एक संप्रभुता की ज़रूरत थी जो कि सभी लोगों को नियंत्रित कर सके, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं चलेगा। तो ये जो है इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को और बोला कि ये जो है संकट का सिद्धांत है, यानी कि ये विनाशकारी सिद्धांत है, ऐसा इन्होंने बोला। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो रहा है। देखते हैं जो लास्की हैं वो क्या है, बहुलवादी हैं, तो ये एकलवादी संप्रभुता के कठोर निंदाकार भी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता को सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? जे.एस. मिल द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, या कार्ल पापर द्वारा, या टी.एच. ग्रीन के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? तो जो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा है ये टी.एच. ग्रीन के द्वारा दी जाती है और इन्होंने जो है इनकी परिभाषा में ही ये चीज़ झलकती है कि जो स्वतंत्रता वो है जो कार्य करने की जो वो स्वतंत्रता है, जो कार्य करने योग्य हों और ऐसी चीज़ों को उपयोग करना चाहिए जो उपयोग करने योग्य हों, और ऐसे कार्य का करना, उपयोग करना ठीक है जो कि हम दूसरों के साथ भी रह कर के उनका आनंद उठा सकें। तो ये इनकी परिभाषा का एक सार निकलता है। तो ये टी.एच. ग्रीन जो है सकारात्मक अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं, जबकि मिल, हर्बर्ट स्पेंसर और मिल ये क्या हैं, और साथ में लॉक को भी आप जोड़ लीजिए, ये क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के ये समर्थक हैं।
ये सभी जो क्या हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल और लॉक जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर क्या हैं, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादक हैं, जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के ये जनक माने जाते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ये इनके द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ निकलता है कि सभी व्यक्तियों को बिल्कुल छूट दे दो, जिसमें योग्यता होगी, स्किल्स होंगे, वो अपना सरवाइव करेंगे, और जिनमें योग्यता स्किल्स नहीं होंगे वो मर खप जाएंगे। ऐसा इस सिद्धांत का मतलब ये मतलब निकलता है। और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, और इसी पर इन्होंने क्या है, इनको वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक बोला गया है। अगर हम जे.एस. मिल की बात करें तो ये देते हैं क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के इतना ज़्यादा समर्थन करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के, या ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता के क्षेत्र में हानि का सिद्धांत दिया है। हानि का सिद्धांत दिया है। और इसमें जो है 2 प्रकार से इन्होंने बताए हैं कि एक कार्य ऐसे, इन्होंने कार्यों को 2 भागों में बांटा है कि एक प्रकार का कार्य ऐसा होता है जो व्यक्ति करेगा और सिर्फ उस पर ही असर पड़ेगा, लेकिन दूसरा कार्य ऐसा होगा कि जो व्यक्ति करेगा तो समाज पे भी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति ने ड्रिंक की, शराब पिया, तो वो रूम में बैठ के शराब पी रहा, तो उसका असर उस तक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसका अपना खुद का उसी पे असर है, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो ड्रिंक करके बाहर निकलता है और ड्राइव करने लगता है, ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, तो राज्य यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि ड्रिंक करके अगर ड्राइव करेगा तो दूसरों को जान को खतरा है, एक्सीडेंट करेगा, दूसरों को भी मारेगा। तो ये है। और जो दूसरी प्रकार का सिद्धांत होता है जो कि समाज से संबंधित होता है, अन्य लोगों से संबंधित होता है, अन्य लोगों से संबंधित है, तो इसमें भी इन्होंने क्या है, एक माइनर मतलब छोटे कारण और बड़े कारण को फिर 2 भागों में बांटा है। और कहा है, इसमें क्या कहते हैं कि अगर जो बहुत ही छोटे रीजन हैं, जो बहुत ही छोटे कारण हैं, उन पे व्यक्ति को मतलब राज्य को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरों को अगर थोड़ी बहुत ही उससे दिक्कत हो रही है तो उसमें राज्य को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो बड़े कॉज हैं, जो बड़े कारण हैं, उन्हीं में राज्य इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, छोटे कॉज में किस में राज्य को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। छोटे कॉज में हम ले लेते हैं कि एक बिल्डिंग में 8-10 फैमिलियाँ रह रही हैं, बिल्डिंग है पूरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और उसमें जो है कोई एक जो है बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहा, और अन्य लोगों को सोने में दिक्कत हो रही है, अपना म्यूजिक सुनने में दिक्कत हो रही है, बातचीत करने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो मिल कहते हैं कि ठीक है, ये दूसरों को तंगी तो हो रही है, लेकिन इसमें पुलिस नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, और लोग जो हैं सोशल डिसअप्रूवल से उसको, यानी कि उसको रिवॉर्ड ना दें, नमस्ते ना करें, अवॉइड करें, इस चीज़ें से उनको एहसास दिला सकते हैं। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को स्वतंत्रता उसकी बाधित नहीं करनी चाहिए। उसको खुद ही समझ में आएगा तो वो रोक देगा, और नहीं समझ में आएगा तो तब भी राज्य और पुलिस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं मिल। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अगर वहाँ पे 10 व्यक्ति मतलब परेशान हो रहे हैं, उस बिल्डिंग में 10-15 व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सोने वाले सो नहीं पा रहे हैं, तो मिल की स्वतंत्रता मतलब हम जब किसी विचारों को पढ़ते हैं ना, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। हमें जो है तटस्थ होकर के, निष्पक्ष होकर के उसको सोचना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। तो मुझे तो ये लगता है, अगर मैं सोचूं, ये मेरा अपना विचार है कि भाई एक व्यक्ति को इन्होंने इतनी स्वतंत्रता दे दी कि उसको ठीक है, वो म्यूजिक सुन सकता है, कर सकता है, थोड़े बहुत सबको सहन करना। इनका कहना है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाज को थोड़ा बहुत सहन करना चाहिए। जबकि क्या है, समाज सहन करेगा, वो एक व्यक्ति को स्वतंत्रता इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि बाकी के 15 लोग परेशान हो रहे हैं, उसका मिल को ध्यान, उस पर मिल जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये है, मुझे यहाँ पर जो है ये कमी लगती है। स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता के बाद भी ये कमी मुझे समझ में आती है। मैं हमेशा विचारों को ऐसे ही पढ़ती हूँ
निष्पक्ष होकर के, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनकी क्या खामियां हैं वो मैं अपने दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो हो गया आपका मिलके जो है संबंध हो गए, हानि का सिद्धांत दिया है इन्होंने, और जिसमें 2 प्रकार के कार्य हैं, स्वसंबंधी, अन्य संबंधी। अन्य संबंधी में भी बड़े कार्य में पुलिस को इन्वॉल्व होना चाहिए, छोटे कॉल में, छोटे जो कॉज होते हैं, कारण होते हैं, उसमें सोशल डिसअप्रूवल से ही काम चला लेना चाहिए। इनका मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज को थोड़ा सा क्या मतलब थोड़ी सी दिक्कत सहन कर लेनी चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता बाधित नहीं करनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समानतावादी विधि के समक्ष समानता का मूल्य बनाए रखने के लिए अपर्याप्त मानते हैं। उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना है? किसको माना है? यह व्यक्तियों के बीच के अंतरों को ध्यान में नहीं रखता, यह लोगों द्वारा आधारित असमान संस्थाओं और परिमापियों को ध्यान में नहीं रखता, परिमापों को ध्यान में नहीं रखता है, या इस पर ध्यान नहीं देता कि कतिपय प्रतिभाएं और कौशल असफलतापूर्वक धारण की गई हैं। यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में संकेंद्रित होते हैं, जो उनके स्वामित्व धारकों को बृहद प्रभाव डालता है, स्वामित्व धारकों पर बृहद प्रभाव डालता है। तो जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इस बात को जो है समानतावादी विधि के समक्ष समानता नहीं मतलब मूल्य बनाए रखने के लिए अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में केंद्रित हो गए हैं और जो उन स्वामित्व को धारण कर रहे हैं उस पर उनका बृहद प्रभाव होता है, यानी कि वो जो है डोमिनेंट पोजीशन पर होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो जो रात्रि के पहरेदार हैं इस भूमिका का समर्थन उदारवादी सिद्धांत कहता है। उदारवादी सिद्धांत इस जो है राज्य को रात्रि का पहरेदार मानते हैं और ये कहता है कि राज्य का काम उतना है कि शांति और सुरक्षा न्याय व्यवस्था ये मेंटेन रखे, यही इतना काम है। जबकि कल्याणकारी राज्य शांति सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के अतिरिक्त लोक कल्याणकारी राज्य लोक कल्याण के कार्य भी राज्य को सौंपता है। और उदारवादी क्या करता है? शांति सुरक्षा और न्याय व्यवस्था यहीं तक जो है राज्य को सीमित रखता है, व्यवस्था यहीं तक राज्य को सीमित रखता है, इससे ऊपर नहीं। और समाजवादी सिद्धांत में जो जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सबका राष्ट्रीयकरण हो जाए, समाजीकरण हो जाए और निजी क्या है, स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ये समाजवादी सिद्धांत बताता है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन बोधा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। किससे ली थी? मैकियावली से, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, हॉब्स से या ऑस्टिन से, या फिर ऑस्टिन से। किससे ली थी? तो जो जीन बोधा ने जो संप्रभुता की संकल्पना थी, ये जो फ्रांस में धार्मिक युद्ध थे उनसे इनको उस धार्मिक युद्धों की परिस्थितियों को देखते हुए संप्रभुता की संकल्पना इनको मिली। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, फ्रांस के धार्मिक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती है? कौन कहता है? हेराल्ड लास्की, मैकाइवर, लॉर्ड ब्राइस होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, लॉर्ड ब्राइस या लॉर्ड एक्टन।
कौन कहता है? तो ये जो है लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती है, जबकि मैकाइवर क्या है? बहुलवादी हैं, बहुलवादी हैं। और अगर हम लास्की की बात करें, लास्की हेराल्ड लास्की की बात करते हैं, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं। और हम एक्टन की बात करें तो जो स्वतंत्रता और समानता के संबंध में जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसमें स्वतंत्रता समानता के नकारात्मक दृष्टिकोण के ये पक्षधर हैं। स्वतंत्रता समानता में संबंध के नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो और इनका कथन है, क्या कथन है? ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण अभिलाषा के कारण समानता की आशा ही व्यर्थ है, ऐसा ये मानते हैं। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता समानता में जो संबंध के नकारात्मक दृष्टिकोण के अगर समर्थकों में लॉर्ड एक्टन के अलावा डी टॉकविले भी आते हैं। कौन आता है जो इस दृष्टिकोण से है? तो कौन आता है? डी टॉकविले। डी टॉकविले। ये दो विचारक जो हैं नकारात्मक दृष्टिकोण के फेमस विचारक हैं। इन दोनों का नाम आप रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। तो डी टॉकविले भी नकारात्मक दृष्टिकोण के समर्थक हैं और ये कहते हैं लोकतंत्र का विस्तार स्वतंत्रता को जितना अधिक बढ़ावा देगा, समानता के लिए उतना अधिक खतरा पैदा होगा। ये जो है इनके द्वारा, ये डी टॉकविले के द्वारा ये कथन कहा जाता है। ठीक है, तो मैकाइवर बहुलवादी हो गए हैं और हेराल्ड लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। इनकी बुक कौन सी? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। और लॉर्ड एक्टन जो है नकारात्मक दृष्टिकोण के हैं, डी टॉकविले भी साथ में हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिकोण, प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार। किसने ये परिभाषा जो है दी है? एकात्मवाद की परिभाषा जो है किसने दी है? लीकॉक ने दी है या मिल ने दी है या डायसी ने दी है? मिल, डायसी या डेविड ईस्टर ने दी है? किसने ये परिभाषा दी? तो ये परिभाषा जो है डायसी के द्वारा दी गई है। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सब में क्या है? एकात्मक शासन वो व्यवस्था है। कहाँ पर है? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सब में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। और इसमें क्या है? केंद्रीय शासन के हाथों में जो केंद्रीय सत्ता होती है उसी में सारी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। और तभी जो है डायसी क्या कहते हैं कि सर्वोच्च विधायी सत्ता का एक केंद्रीय शक्ति द्वारा स्वाभाविक प्रयोग इसका विशिष्ट लक्षण है। तो ये जो है डायसी के द्वारा ही ये कहा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मात्मक शासन सरकार का लक्षण है?
ऑप्शन है संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विद्यार्थी की सर्वोच्चता या कार्यकारिणी प्रमुख की सर्वोच्चता। किसका जो है, कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान की कठोरता। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम गुणों की बात करें तो कार्यपालिका की निश्चित अवधि होती है, कार्यपालिका की निश्चित अवधि होती है। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल में होता है, 4 साल के लिए होता है। तो और जो वहाँ का प्रतिनिधि सभा होती है उसका चुनाव, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए हो रहा है तो वो 4 वर्ष के बाद ही होगा, बीच में वहाँ कोई चुनाव होता ही नहीं है। इवन राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे या महाभियोग से हटा दिया जाए तो भी जो है वो पद जो है उपराष्ट्रपति संभाल लेता है और पूरा कार्यकाल पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उस पद को 6 महीने के लिए संभालता है और 6 महीने के अंदर ही चुनाव होकर के राष्ट्रपति जो है नियुक्त हो जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर चुनाव अपने टाइम पर ही होगा। उस टाइम के लिए जो है उपराष्ट्रपति उस पद को संभाले रहेगा, चाहे 2 वर्ष बाकी हो, चाहे 3 वर्ष बाकी हो, चाहे उसने कुछ ही महीने, राष्ट्रपति ने कुछ ही महीने शासन किया हो, पूरा टाइम ही बाकी हो, वो उपराष्ट्रपति ही उसको देखेगा। तो सरकार की स्थिरता वहाँ पर जो है एक प्रमुख लक्षण है, यानी कि कार्यपालिका की अवधि निश्चित होती है। वो सरकार एक बार बन गई तो अपना जो है कार्यकाल पूरा करेगी। ये होता है एक गुण। और संविधान की कठोरता हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा देख लेते हैं क्या होता है, कार्यकारिणी शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित रहती हैं। जो शक्तियाँ होती हैं कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्यों निहित होती हैं? क्योंकि ये जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है, सरकार का प्रमुख होता है ना, सरकार का होता है। प्लस ये जो है किसका, राज्य या देश जो भी कह लें आप, राज्य का भी प्रमुख होता है। ये राज्य का भी प्रमुख होता है, दोनों का प्रमुख होता है और सारी कार्यकारी शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं। तो ये 3 जो है मेन गुण हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के। और इस पर हमने जो है एक वीडियो बना करके आज ही अपलोड किया है, वहाँ पर देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछते तो आप आंसर देने के लायक होंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है किस पर? विधि एवं अभिसमयों पर, या विधि के शासन पर, या प्रेस की स्वतंत्रता पर, या एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन गलत हैं, हम इसको ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो जो संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा है ये किस पर? विधि एवं अभिसमयों पर आधारित है, विधि के शासन पर आधारित है, और प्रेस की स्वतंत्रता ये मौलिक अधिकार में आ जाता है ना, मौलिक अधिकार में आ जाता है, तो ये भी शामिल है। और विधि का शासन इनका मेन होता है, वहाँ का मेन अवधारणा होती है, तो और ये भी शामिल है। ये एक राजनीतिक दल का आधिपत्य जो है ये नहीं होगा, एटलीस्ट 2 दल तो रहते ही रहते हैं। तो ये जो है 2-3 कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन ये गलत प्रिंट है यहाँ पर। ऐसे ही देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं बस। तो ये इसमें कौन कौन से हैं जो अगर हम बात करें तो जो पाश्चात्य राजनीतिक समाजों में संविधान की व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? इसमें क्या होता है, विधि का शासन होता है। विधि का शासन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन को छोड़ दो। विधि का शासन होता है। दूसरी बात क्या होती है, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता भी दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार
और स्वतंत्रता का प्रावधान होता है, स्वतंत्रता का प्रावधान होता है। और क्या होता है, और अगर हम करें तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र और क्या होती है, निष्पक्ष। स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या होती है, न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ठीक है। और क्या होता है, राजनीतिक शक्तियों का जो है विभाजन होता है, यानी कि पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण होता है। शक्ति पृथक्करण में तीनों जो हैं अंग अलग अलग होते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ये सब तीनों अलग अलग होते हैं, आपस में सामंजस्य नहीं होता है। लेकिन शक्तियों का विभाजन, जो शक्ति पृथक्करण एक अलग बात है, जो कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है। लेकिन शक्तियों का विभाजन क्या है, शक्तियों का विभाजन, ये शक्तियों का विभाजन जो है ये क्या होता है कि जो पैरेलल सरकारें चलती हैं एक इस तरह से अलावा भी, तो वहाँ पर शक्तियों, उनके बीच में आपस में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये भी एक अवधारणा है, मतलब ये भी चलती है और ये भी चलती है, शक्तियों का विभाजन। जो हर स्तर की सरकार है उन सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए, तो ये भी चलता है। और क्या होता है, तो और इनके बीच में क्या होता है कि सामंजस्य, शक्तियों का जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या होता है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, समन्वय होता है। जो तीनों अंग होते हैं इनके बीच में समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय स्थापित होता है। जबकि शक्ति पृथक्करण में समन्वय स्थापित नहीं होता है, वहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं तीनों। तो ये कुछ मेन जो हैं फीचर्स हैं जो पाश्चात्य संविधान के, पाश्चात्य समाजों में जो संविधान चलता है ये उसके मेन फीचर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी जो हैं सही हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है सही। तो अब ये 3 आंसर आपके यहाँ पर सही हैं, एक नहीं है। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच संबंध, प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, साधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, शक्तियों का पृथक्करण। तो अगर हम संसदात्मक गुणों की बात करें तो इसमें क्या होता है कि संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं। मंत्रिमंडल जो है सामूहिक संस्था है ना। मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था है, वो सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायित्व की भावना पर चलती है, सामूहिक संस्था है। और क्या है, मंत्रिमंडल जो कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये एक मेन इसकी फीचर है संसदीय शासन प्रणाली का, ये भी एक मेन फीचर है। और कार्यपालिका केवल अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। जो कार्यपालिका होती है वो निर्वाचकों के प्रति भी उत्तरदायी रहती है और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये देखिए, ये दोनों के कार्यपालिका और विधायिका में संबंध हो गया। और प्रशासनिक व्यवस्था जनता के प्रति दायित्व भी होता है उसमें, जो जनता उनको चुन के लोकसभा में भेजती है तो उनके जनता के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। और जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, क्योंकि ये अपने प्रचार प्रसार के दौरान जो पॉलिसी बनाते हैं ये इन सब के थ्रू जनसाधारण को शिक्षित करती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन संसदीय व्यवस्था के अनुसार सही हैं, ये और सी, ABC। जबकि शक्तियों का पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये संसदात्मक नहीं, अध्यक्षात्मक किसका है, अध्यक्षात्मक शासन का गुण है, ये अध्यक्षात्मक शासन का गुण है। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है आपका, यही ऑप्शन डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान जो है कौन माना जाता है? CF स्ट्रीम, H फाइनर,
और A.H. ब्रीच या K.C. वियर कौन माना जाता है? तो अगर हम बात करें कि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है अधिकृत विद्वान, तो ये K.C. वियर महोदय माने जाते हैं। K.C. वियर महोदय इसके जो है माने जाते हैं। अगर हम संघात्मक व्यवस्था की कुछ गुण देख लें, इनकी विशेषताएं देख लें, तो क्या होता है? शक्ति जो है राज्य शक्ति। राज्य शक्ति क्या होता है कि ये केंद्रीय तथा राज्य की सरकारों के बीच में विभाजन इनका होता है। शक्तियों का क्या होता है? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में इनका शक्ति जो है विभक्त रहती है, यानी कि विभाजित रहती है। तो ये हो जाएगा एक तो। और दूसरा क्या होता है कि जो ये संघात्मक व्यवस्था होती है, ये इसमें क्या होता है कि दोनों स्तर पर राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकारों की सत्ता एक ही अधिसत्ता यानी कि संविधान के द्वारा ये संचालित होती हैं। तो दोनों केंद्रीय और राज्य ये दोनों क्या है? एक ही संविधान, इनका एक ही संविधान होता है। ये एक ही संविधान से संचालित होती हैं। ये इसकी एक और ख़ास विशेषता हो गई। और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? केंद्रीय, राष्ट्रीय या सामान्य सरकार, केंद्रीय सरकार को सामान्य सरकार का इन्होंने सामान्य सरकार का नाम दिया है K.C. वियर ने। और ये मानते हैं कि ये सभी जो हैं शक्तियों का प्रयोग अपना अपना करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और अपनी अपनी मौलिक शक्तियाँ इनकी होती हैं और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर सकती हैं। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। और ये K.C. वियर जी जो हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के अधिकृत विद्वान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापक और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक समरूप का अभाव होता है, या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि अभी हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात की थी कि जिसमें जो है सरकार में स्थायित्व होता है, लेकिन क्या है कि ये क्या है? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में सामंजस्य नहीं होता है। क्या होता है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य नहीं होता है और सामंजस्य न होने के कारण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि उनके बीच में किसकी कमी होती है? समन्वय का अभाव होता है। तो जो कोई बात होती है उसमें टकराव होता है और समन्वय नहीं होता है, तो वो संघर्ष को जन्म देती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यही होता है। तो जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार स्थिर होती है, उसका जो है कार्यकाल वो अपना पूरा करती है। ये जो है इसकी खास विशेषता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं। अच्छा, आज 20 क्वेश्चन लिए थे और कंप्लीट कर लिए। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।